नमस्कार। पॉलिटिक्स क्लासेस के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं रवींद्र त्रिपाठी। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव अर्थात वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवहारिकता को परखने के लिए भारत सरकार ने 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। अधीर रंजन चौधरी ने बाद में इस पैनल का हिस्सा बनने से मना कर दिया था। 191 दिनों में तैयार की गई 18,626 पेजेस की रिपोर्ट को 14 मार्च 2024 को समिति ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। इससे पहले हम एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़े विभिन्न संवैधानिक और वैधानिक प्रश्नों की पड़ताल करें, उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ क्या है। एक राष्ट्र एक चुनाव का अर्थ है कि सरकार के तीनों स्तरों अर्थात लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं, नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराए जाएं। और यदि ऐसा किया जाता तो एक मतदाता सामान्यतः 5 वर्षों में एक बार एक ही दिन सरकार के तीनों स्तरों के लिए मतदान करेगा, जिस दिन उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदान होना निर्धारित हुआ है। देश में पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए थे, तब लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ हुए थे। 1959 में केंद्र में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर केरल में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित EMS नंबूदिरीपाद के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया था। इस कारण 1960 में केरल में विधानसभा के चुनाव कराने पड़े थे। मोटे तौर पर 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ कराने का सिलसिला चलता रहा। 1968 और 69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई थी। चौथी लोकसभा जो 1967 में गठित हुई थी, 1970 में डिसॉल्व कर दी गई थी और 1971 में 5वीं लोकसभा के चुनाव कराए गए थे। आपातकाल के दौरान संविधान के अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। 1977 में लोकसभा के चुनाव के बाद कुछ राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। इसके अलावा मनमाने ढंग से आर्टिकल 356 का दुरुपयोग कर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने और विधानसभाओं को प्री मैच्योर भंग किए जाने के कारण भी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ कराने का चक्र गड़बड़ाता चला गया। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में सरकार कभी भी गिर सकती है। वैकल्पिक सरकार न बन पाने की स्थिति में वहां चुनाव कराना अवश्यंभावी हो जाता है। आपको बता दूं कि चौथी, छठी, 7वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभाएं भी समय से पूर्व डिसॉल्व हुई हैं। आमतौर पर प्रतिवर्ष विधानसभा चुनाव के 2 राउंड देखे जा सकते हैं। देश में चुनाव कराना एक चुनौती भरा कार्य है। देश में पहले आम चुनाव जो 1951-52 में हुए थे, तब लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ हुए थे। तब उन चुनावों में लगभग 11 करोड़ रुपयों का खर्च आया था। 2009 के लोकसभा चुनाव में लगभग 1115 करोड़ रुपयों की लागत आई थी, जो 2014 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर इसकी 3 गुनी अर्थात 3870 करोड़ रुपयों की हो गई। 2019 के चुनाव में लगभग 60,000 करोड़ रुपयों की लागत आई थी। 2019 के चुनाव के दौरान लगभग 3,400 करोड़ रुपयों का अनअकाउंटेड कैश जब्त किया गया था। 2024 के पहले चरण के मतदान उसके पहले 4,650 करोड़ रुपयों का अनअकाउंटेड कैश जब्त किया जा चुका है। चुनाव में तय सीमा से अधिक खर्च करप्शन और ब्लैक मनी के ओवरफ्लो को बढ़ावा देता है। देखना दिलचस्प होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस किस प्रकार की पॉलिटिकल फंडिंग की पर्दे खोलने वाला है। इसलिए पॉलिटिकल फंडिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का टॉप मोस्ट एजेंडा होना चाहिए। कोविंद कमेटी के एक सदस्य और 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह और प्राची मिश्रा के एक पेपर का प्रेजेंटेशन समिति के समक्ष किया गया था। इसमें यह कहा गया था कि भारत के एडवांस्ड इकोनॉमी अर्थात 2047 के विकसित भारत के ट्रांजिशन के लिए पॉलिटिकल इकोनॉमी और इलेक्टोरल साइकिल्स किसी अन्य देश की तरह ही भारत के लिए भी आवश्यक है। इस पेपर में कहा गया था कि एक साथ चुनाव कराने से चुनाव खर्च में भारी कमी होगी और इससे प्रति मतदाता लगभग 5 रुपए की बचत होगी। GDP में 1.5% की बढ़ोतरी होगी और लगभग 4.5 ट्रिलियन यानी कि लगभग $50 बिलियन की बचत होगी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मानते हैं कि चुनाव लागत में हुई बचत का उपयोग क्रूशियल सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर्स में किया जा सकता है, लेकिन इस विचार से सभी अभिभूत नहीं है। कोविंद कमेटी को अपने सबमिशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि चुनाव की हायर कास्ट की बात आधारहीन है। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के अनुसार 2024 के चुनाव में सरकार यदि प्रति मतदाता 200 रुपए खर्च करती है
जो 2019 में किए गए खर्च का 2 गुना था। इस लिहाज से प्रत्येक मतदाता 5 वर्षों के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनने के लिए औसतन 10 पैसे प्रतिदिन खर्च करेगा। कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए ये भारी खर्च नहीं है। इसलिए फोकस हमें इस खर्च पर नहीं बल्कि उस अनौपचारिक खर्च पर करना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टीज वोटर्स को खरीदने के लिए करती हैं। कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव पर कम से कम 50,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। समकालीन चुनाव कराने के पक्ष में दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि फ्रीक्वेंट इलेक्शंस पे ह्यूमन रिसोर्सेज की अत्यधिक आवश्यकता होती है। पुलिस पर्सनल, पैरामिलिट्री फोर्सेस, विभिन्न विभागों से लिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, टीचर्स, लेक्चरर्स की तैनाती चुनाव कार्य में की जाती है। इससे सरकारी कामकाज बाधित होता है, स्कूलों में शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी कम होगी। टीचर्स के चुनाव कार्य में लगे रहने के कारण होने वाली गैर हाजिरी में सुधार हो। पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट एफिशिएंटली किया जा सकेगा और इससे गवर्नमेंट मशीनरी का डाइवर्जन रोका जा सकेगा। ये माना कि सिविलियन स्टाफ के लिए चुनाव ड्यूटी एक अतिरिक्त ड्यूटी है, पर इस बात के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि जिससे ये कहा जा सके कि ये कहां तक डेट्रीमेंटल और अनडिजायरेबल है। रही बात सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो चुनाव एसेंशियल ड्यूटी के तहत आता है। हमारा सिस्टम ऐसा कि ऑकेजनल एक्टिविटीज जैसे चुनाव या सेंसस, जिन्हें नेशनल ड्यूटी माना जाता है, इन कार्यों के लिए फुल टाइम कैडर रखना देश हित में नहीं होगा। पोल बाउंड स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के कारण नीतिगत पंगुता अर्थात पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आचार संहिता लागू होने के बाद न तो कोई नई नीति या कोई नया कार्यक्रम घोषित किया जा सकता है और न ही लागू किया जा सकता है। आचार संहिता लागू होने के बाद सभी रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के सिवाय सभी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कैपिटल प्रोजेक्ट्स और वेलफेयर स्कीम्स रोक दी जाती हैं। नीतिगत पक्षाघात के कारण नॉर्मल गवर्नेंस और पब्लिक लाइफ बाधित होती है। नीति आयोग के विश्लेषण के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के 2 राउंड्स होते हैं। यदि चुनाव के लिए आचार संहिता 2 महीने के लिए लागू की जाती है तो यह देश के किसी न किसी हिस्से में 4 महीने या उससे अधिक समय के लिए लागू रह सकती है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराए जाने पर गवर्नमेंट पॉलिसीज को समय पर लागू कर देश का विकास किया जा सकता है। इस पर हकीकत यह है कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स या रूटीन एक्सपेंसेस के लिए मनी डिस्बर्समेंट पर कोई रोक नहीं होती है। नई नीति या नए कार्यक्रमों की घोषणा या उन्हें लागू करने पर रोक इसलिए लगाई जाती है जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष एक समान लेवल पर रहकर चुनाव लड़ सके। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इलेक्शन शेड्यूल घोषित करते समय लेवल प्लेइंग फील्ड पर जोर दिया था। 1983 में निर्वाचन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ कराए जाने की सिफारिश की थी, किंतु तब की सरकार ने इसे कोई महत्व नहीं दिया और ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 1984 में बीजेपी ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उस चुनाव के अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने प्रत्येक 5 वर्षों में केंद्र और राज्यों के साइमल्टेनियस चुनाव कराने जैसे अनेक मुद्दे शामिल किए गए थे। 1999 में जस्टिस पीबी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ कराए जाने की सिफारिश की गई थी। 1999 के अपने चुनाव घोषणा पत्र में बीजेपी ने वादा किया था कि वो निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 5 वर्षों का एक निश्चित कार्यकाल सुनिश्चित करेगी। दिसंबर 2015 में राज्यसभा में कांग्रेस सांसद EM सुदर्शना नचियप्पन की अध्यक्षता वाली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ 2 चरणों में कराए जाने की सिफारिश की थी। प्रमुख विपक्षी दलों ने समिति के रिकमेंडेशंस को अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक, अवैज्ञानिक और अव्यवहारिक कहकर विरोध किया था। 5 सितंबर 2016 को शिक्षक दिवस के अवसर पर और 25 जनवरी 2017 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के सिद्धांत का समर्थन किया था। 2018 में नीति आयोग ने विवेक देबराय और किशोर देसाई के एक डिस्कशन पेपर और BS चौहान की अध्यक्षता वाले 21वें विधि आयोग की ड्राफ्ट रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया गया था। इनमें पेश किए गए मॉडल के अनुसार चुनाव को 2 चरणों में कराए जाने की सिफारिश की गई थी। पहले चरण में लोकसभा और 14 राज्यों और दूसरे चरण में शेष राज्यों के लिए चुनाव प्रस्तावित किए गए थे। विधि आयोग ने तीसरा विकल्प ये सुझाया था कि यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो एक कैलेंडर ईयर में जितने भी राज्यों में चुनाव होने हैं उन्हें उनके सुविधाजनक समय में एक साथ कराया जाना चाहिए।
विधि आयोग का मानना था कि वर्तमान संवैधानिक ढांचे के तहत समकालीन चुनाव कराना संभव नहीं है। लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव सिंक्रोनाइज करने के लिए विधानसभाओं के कार्यकाल में वन टाइम एक्सटेंशन या कर्टेलमेंट का सुझाव दिया गया था। सभा और विधानसभाओं के चुनावों को सिंक्रोनाइज करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संशोधन करने की आवश्यकता होगी और इन संशोधनों को कम से कम 50% राज्यों के रेटिफिकेशन की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 और रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में भी संशोधन करना आवश्यक होगा। 5 वर्षों के कार्यकाल की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह सिफारिश की गई थी कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तभी सफल माना जाए जब अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ एक कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अर्थात एक वैकल्पिक सरकार बनाने का भी प्रस्ताव साथ में लेकर आए, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो मौजूदा सरकार अपना शेष कार्यकाल पूरा करेगी। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी के अनुसार यह प्रस्ताव डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। मान लीजिए कोई सरकार भ्रष्ट है या राष्ट्रहित में कार्य नहीं कर रही है, तो क्या ऐसी सरकार को 5 वर्षों का एक निश्चित कार्यकाल दिया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस PV सावंत का कहना है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन से केंद्र सरकार का राज्य सरकारों पर हस्तक्षेप बढ़ेगा। प्रोफेसर जगदीप S छोकर के अनुसार यदि विधानसभा चुनाव को जबरन लोकसभा चुनाव के साथ जोड़ा जाता है तो यह स्पष्ट तौर पर राष्ट्रीय योजना में राज्यों के महत्व को कम करेगा। उनका कहना है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस को संभव बनाने के लिए यदि संविधान में संशोधन किया जाता है तो वे न्यायिक कसौटी पर टिक नहीं सकेंगे, क्योंकि ऐसा करना संविधान के संघात्मक स्वरूप को एकात्मक स्वरूप में बदलना होगा। जस्टिस सावंत ने एक बात और कही थी। उनका कहना था कि विभिन्न कारणों से लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग तरीके से वोट करते हैं। यदि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ होते हैं तो आमतौर पर मतदाता एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में मतदान करते हैं। ऐसे वोटिंग पैटर्न से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय यानी राज्य सरकार के मुद्दों का घालमेल हो सकता है। आप सहमत होंगे कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय अर्थात नगरीय या पंचायती चुनाव में प्रत्येक चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं। वर्तमान में जो चुनाव की पद्धति है उसमें मतदाता स्पष्ट रूप से नेशनल, स्टेट या लोकल इश्यूज का क्लियर कैटेगराइजेशन कर चुनाव में मतदान करता है। N भास्कर राव के अनुसार एक चुनाव का विचार क्षेत्रीय दलों, लोकल लीडर्स और रीजनल इश्यूज को कमतर यानी कि अंडरमाइन करता है। 2019 के अपने चुनाव घोषणा पत्र अर्थात संकल्प पत्र में बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने और सिंगल इलेक्टोरल रोल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। जून 2019 में संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने और 15 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव को राष्ट्र के लिए आवश्यक बताया था। कोविंद कमेटी ने सभी हितधारकों जैसे राजनीतिक दलों, संविधानविदों, विशेषज्ञों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों, निर्वाचन आयोग के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों से भी सुझाव प्राप्त किए। कुल 47 पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने सुझाव समिति को दिए। इनमें से 32 राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव के सिद्धांत का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वाम दलों सहित 15 राजनीतिक दलों ने इनका विरोध किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले वन नेशन वन इलेक्शन पैनल ने देश में चुनाव 2 चरणों में कराया जाने का सुझाव दिया है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएंगे और दूसरे चरण में इन चुनावों के 100 दिनों के भीतर नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव को लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव के साथ सिंक्रोनाइज करने का सुझाव दिया गया है। लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल को सिंक्रोनाइज करने के लिए संविधान में आर्टिकल 82A समावेशित करना प्रस्तावित किया गया है। कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तारीख पर एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे और चुनाव के सिंक्रोनाइजेशन के लिए नियुक्त तिथि यानी कि अपॉइंटेड डेट के रूप में नामित करेंगे। राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल नियत तिथि के बाद लोकसभा के आम चुनाव के कार्यकाल के साथ ही समाप्त होगा। आर्टिकल 82 के सब क्लास 4 के अनुसार यदि किसी विधानसभा के चुनाव जनरल इलेक्शन के साथ नहीं कराए जा सकते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि वह एक आदेश जारी करें जिससे उस राज्य की विधानसभा के चुनाव बाद की तिथि में कराए जा सके। लोकसभा और विधानसभाओं के 5 वर्ष के कार्यकाल को फुल टर्म कहा जाएगा। यदि लोकसभा या विधानसभा फुल टर्म के पहले डिसॉल्व हो जाती है, बचे हुए पीरियड को अनएक्सपायर्ड टर्म कहा जाएगा।
पहले की लोकसभा या विधानसभा को रिप्लेस करने वाली लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल बचे हुए अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए होगा। इसे हम इस तरीके से समझ लेते हैं कि यदि 2024 के चुनाव के बाद जून 2024 में इन संशोधनों को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो जून 2024 और मई 2029 के बीच के ट्रांजिशन पीरियड में उन सभी राज्यों जहां चुनाव होना ड्यू है उन सभी के कार्यकाल 18वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होते ही समाप्त हो जाएगा। समिति ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 324A जोड़ने की सिफारिश की है। यह संसद को ऐसे कानून बनाने का अधिकार होगा जिससे नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव के साथ कराए जा सके। समिति ने संविधान के आर्टिकल 325 में भी संशोधन करने की सिफारिश की है जिससे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली यानी कि सिंगल इलेक्टोरल रोल और सिंगल फोटो आइडेंटिटी कार्ड भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यों के निर्वाचन आयोग से परामर्श कर तैयार की जा सके और उनका प्रयोग लोकसभा, राज्यों की विधानसभा, नगरपालिका या पंचायतों के चुनाव में किया जा सके। ये इलेक्टोरल रोल्स आर्टिकल 325 के तहत भारत की निर्वाचन आयोग या आर्टिकल 243 और 243 के तहत पूर्व में तैयार की गई नामावलियों का स्थान लेंगे। यदि समिति का इस संबंध में सुझाव मान लिया जाता है तो इलेक्टोरल रोल्स को तैयार करने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होगा। राज्यों के चुनाव आयोग केवल परामर्श देने की भूमिका में रहेंगे। समिति ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में भी संशोधन करने की सिफारिश की गई है जिससे इन केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के चुनाव भी लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के साथ कराए जा सके। कोविंद कमेटी के अनुसार जो संविधान संशोधन लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव से संबंधित है उन्हें राज्यों का रेटिफिकेशन प्राप्त किए बिना पास किया जा सकता है, जबकि जो संविधान संशोधन नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव से संबंधित है उनके लिए राज्यों का रेटिफिकेशन हासिल करना अपेक्षित होगा। चूंकि बीजेपी अपनी स्थापना काल से ही एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए उम्मीद इस बात की जा सकती है कि नई लोकसभा यदि कोविंद कमेटी की सिफारिशों को मान लेता है तो संभव है कि इसकी पहली बैठक में ही आवश्यक संवैधानिक और वैधानिक संशोधन कर दिए जाए। तब तक इस विषय पर 22वें विधि आयोग की रिपोर्ट भी आ जाएगी जिसमें स्पष्ट रूप से किए जाने वाले संविधानों का प्रारूप होगा। साथियों, समकालीन चुनाव के मुद्दे पर राष्ट्रीय सहमति नहीं है। इसके पक्ष में सबसे बड़ा तर्क ये दिया जाता है कि इससे धन की बचत होगी जिसका उपयोग राष्ट्र के विकास में किया जा सकता है, जिसके विरोध में अनेक गंभीर सवाल जैसे इसे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर और फेडरल कैरेक्टर के खिलाफ कहा जा रहा है। यह भी कहा जाता है कि 5 वर्षों में एक बार चुनाव होने से जनप्रतिनिधियों में अकाउंटेबिलिटी की भावना कम होगी। यदि हम उच्च स्तरीय समिति को प्राप्त जनता के द्वारा दिए गए रिस्पॉन्सेस को एक सर्वे के रूप में देखें तो ये भी पाते हैं 20% जनता इसके पक्ष में नहीं है। इसलिए इस मुद्दे पर एक स्वस्थ बहस होनी चाहिए और सबका साथ लेकर ऑलमोस्ट एक आम सहमति के बाद इसे लागू किया जाना चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि प्रजा सुखी सुखम राज्ञः, प्रजानाम हिते हितम, अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। इसलिए इस संवेदनशील मुद्दे पर गंभीर चिंतन और विचार विमर्श के बाद ही लागू किया जाना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार।